नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रश्नता शर्मा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हम बात करने वाले हैं तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नजर टॉप न्यूज पर। केजरीवाल की रामायण पर महाभारत। दिल्ली में बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी। बिजनेसमैन गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे। आज विचित्र खगोलीय संयोग बन रहा है। ताइवान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 27 घायल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। गरियाबंद में 20 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए। अभिनेता सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। कोरबा में रेप मर्डर के 5 दोषियों को फांसी की सजा। स्टॉक मार्केट में ज्यादा मुनाफे का लालच भारी पड़ा, लाखों ठगे गए। डॉग बाइट का अनोखा मामला सामने आया। तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे, दिल्ली की चुनावी फाइट अब रामायण पर आ गई है। आप नेता अरविंद केजरीवाल के रामायण ज्ञान पर बवाल मच गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक सभा के दौरान रामायण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान सोने का मृग बनकर रावण आया था और माता सीता का हरण कर लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सोने के हिरण है। उनके इस रामायण ज्ञान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। उसने पूछा है कि जंगल में माता सीता के हरण के वक्त रावण नहीं, मारीच ने मृग का रूप धारण किया था। इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। बीजेपी ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान बताया है। इस पूरे मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी आक्रामक मोड में आ गई है। बीजेपी के आरोप पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। तो दिल्ली में रामायण पर महाभारत शुरू हो गई है। रामायण ज्ञान पर केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। केजरीवाल के समर्थन में पूरी आम आदमी पार्टी उतर आई। बवाल क्यों मचा है? अरविंद केजरीवाल ने एक सभा के दौरान रामायण का प्रसंग सुनाया। केजरीवाल ने कहा, भगवान राम के वनवास के दौरान सोने का मृग बनकर रावण आया था। रावण हिरण बनकर आया और माता सीता का हरण कर ले गया। केजरीवाल के रामायण ज्ञान को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई। केजरीवाल को फर्जी हिंदू बता रही है बीजेपी। केजरीवाल के बयान को सनातन का अपमान बीजेपी ने बताया है। रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया, सोने का हिरण बनके आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली, मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला, ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली, नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह हैं। इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा आपका सब। अरविंद केजरीवाल का बयान सुनने के बाद मुझे जरा भी हैरानी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव में चुनावी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। दुनिया को पता है कि वो सोने का मृग बन के कौन आया, तो लोग कहेंगे मारीच बन के आया। विधर्मी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि रावण मृग बन के आया। ये कौन यूनिवर्सिटी से पढ़े थे अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के द्वारा कल राम की कहानियों को जो तोड़ मरोड़ करके देने की कोशिश है, वो कोई गलती से नहीं हुआ है। एक्चुअली वो सनातन की कहानियों को तोड़ना मरोड़ना ही चाहते। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो पार्ट 2 की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार यानी कि आज दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र दिल्ली को विकसित करने वाला है।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि इस बार दिल्ली में हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद बीजेपी जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराएगी। केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में दलालों को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। हम दिल्ली वालों को बेहतर आज और बेहतर कल देने का प्रयास करेंगे। बीजेपी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता और केंद्र बिंदु में रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे और 2 बार की यात्रा व आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति भी करेंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र का पार्ट 2 आज जारी कर दिया है। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये पत्र जारी किया। उनका दावा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराएगी। दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके माँ बाप पर कोई बोझ न बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये वायदा है हमारा दिल्ली के युवाओं से। चलिए अब बात करेंगे लाल आतंक पर अंतिम प्रहार की। जी हां, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 20 नक्सलियों के एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। 15 के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इन सभी के शव और हथियार मिल चुके हैं। इसमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी मारा गया है। रविवार की रात मुठभेड़ शुरू हुई। मंगलवार की सुबह नक्सलियों को मारने की बड़ी खबर सामने आई। मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। जवानों की कामयाबी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर स्थित भालू डिग्गी के जंगल में 1000 जवानों ने करीब 60 नक्सलियों को घेर रखा है। बैकअप पार्टी भेजी गई है और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पहले फोर्स का 15 से 20 किलोमीटर का घेरा था, अब नक्सली 3 किलोमीटर में सिमट गए हैं। सभी 60 नक्सलियों के मारे जाने की संभावना है, तो वहीं एक जवान घायल हुआ है जिसे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा, ओडिशा के नुआपाड़ा एसपी राघवेंद्र गुंडाला, ओडिशा डीआईजी नक्सल ऑपरेशन अखिलेश्वर सिंह और कोबरा कमांडेंट डीएस कथैत ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2026 टारगेट रखा है नक्सलवाद को खत्म करने का, देश से नक्सलवाद को खत्म करने का। और लगातार जो ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं, उसे लाल आतंक पर अंतिम प्रहार के रूप में देखा जा रहा है। नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। ये मुठभेड़, इस ऑपरेशन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है। महाकुंभ का आज 9वां दिन है। मंगलवार को बिजनेसमैन गौतम अडानी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। इस्कॉन के शिविर में अडानी ने लोगों से मुलाकात की। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ किया। अडानी ने संगम और लेटे हनुमान जी मंदिर में भी दर्शन किए। बता दें कि 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 5 फरवरी को पीएम मोदी और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाकुंभ में आएंगे। तो महाकुंभ का आज 9वां दिन है। देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर रोज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। आज बिजनेसमैन गौतम अडानी वहां पर पहुंचे, इस्कॉन के भंडारे में शामिल हुए। इस्कॉन के शिविर में लोगों से उन्होंने मुलाकात की और कहा कि मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं। तो आज तक महाकुंभ, आपको बता दें, दोपहर 12 बजे तक 27 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया।
अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पीएम मोदी 5 फरवरी को महाकुंभ पहुंच सकते हैं। 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ आएंगे और 10 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के महाकुंभ जाने का स्केड्यूल तैयार हुआ है। रिपब्लिक डे पर सेना की परेड तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन क्या कभी मंगल, शुक्र, पृथ्वी जैसे ग्रहों की परेड देखी है? आज शाम सूर्यास्त के बाद सोलर सिस्टम के ग्रह एक कतार में आकर परेड करेंगे। अंतरिक्ष में सभी 7 ग्रहों की परेड बेहद दुर्लभ है। दावे किए जा रहे हैं कि ये खगोलीय घटना 396 अरब साल में एक बार होती है। प्लेनेट परेड कैसे होती है, क्या ये पहली बार हो रही है, भारत में इसे कैसे देखा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। जब कुछ ग्रह थोड़े वक्त के लिए सूरज की एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के आसपास हैं। जब कुछ ग्रह एक सीधी लाइन में नजर आते हैं तो इसे प्लेनेट परेड या प्लेनेटरी अलाइनमेंट कहते हैं। हर एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह से दूर होता है, इसलिए इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। ऐसे में जब सभी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हुए एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो इसे प्लेनेट परेड कहते हैं। अमेरिकी स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टार वॉक के मुताबिक 21 जनवरी को यह परेड सूरज ढलने के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी, जब शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल और नेपच्यून और यूरेनस एक लाइन में आ जाएंगे। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने मंगलवार तड़के सीन रिक्रिएट किया। इसके लिए आरोपी शरीफुल को पुलिस सोमवार रात 1:15 पर लॉकअप से निकालकर सबसे पहले बांद्रा स्टेशन पहुंची। तड़के 3 से 4 बजे के बीच उसे सैफ की सोसाइटी में ले जाया गया। आरोपी को ठीक उसी तरह से एक बैग पैक भी पहनाया गया जैसा उसने घटना के समय पहना था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम अलग से भी सैफ के घर में जांच के लिए पहुंची। टीम ने सैफ के घर के बाथरूम की खिड़की, शाफ्ट और सीढ़ी से कुल 19 फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए हैं। आरोपी बाथरूम की खिड़की से ही सैफ के घर घुसा था और हमले के बाद यहीं से बाहर भी निकला था। तो क्राइम ब्रांच की टीम सीन रिक्रिएट करने के लिए सैफ के घर पहुंची आरोपी को लेकर। सैफ पर हमले का सीन रिक्रिएट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद से स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां एक चिकित्सक से साइबर अपराधियों की गैंग ने 1 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। चिकित्सक की शिकायत पर साइबर सेल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में रहने वाले चिकित्सक सुभाष शर्मा के साथ साइबर ठगी का है। थाना उत्तर के विभाव नगर इलाके के रहने वाले चिकित्सक डॉक्टर सुभाष शर्मा के मुताबिक 1.5 महीने पहले 2 साइबर ठगों ने उनके मोबाइल पर 3 अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन पर शिवांगी अग्रवाल और महेश अग्रवाल ने एसएमसी ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाने को कहा था। इसके लिए तैयार होने पर इन दोनों ने अलग अलग बैंक खातों में उनसे काफी रुपये ट्रांसफर कराए। इसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफर अलर्ट करने के नाम पर 50 लाख रुपए जमा कराए गए। फिलहाल साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जालसाज निवेशकों के
ऐसे बनते हैं शिकार। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं साइबर ठगी के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़े व्यापारी या नौकरी पेशा वाले लोगों को साइबर ठग अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। नंबर बदलकर फोन कर ऐप में इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का लालच देते हैं और जिसके चलते लाखों करोड़ों रुपए ठग लिए जाते हैं। ताइवान में मंगलवार की देर रात में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के झटके इतने तीव्र थे जिससे अब तक करीब 27 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। इसके अलावा ताइवान में सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। सुनामी के अलर्ट के चलते ताइवान के 2,34,00,000 की संख्या पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ताइवान की सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सचेत रहने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को समुद्र के किनारों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। तो वही मंगलवार की आधी रात को ताइवान के साथ साथ भारत में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे। भारत के लेह में आधी रात को 4.5 तीव्रता का भूकंप आया था। हालांकि इस भूकंप के चलते किसी के भी घायल होने की सूचना अब तक नहीं है, लेकिन आधी रात को आए इस भूकंप से लोग काफी डर गए हैं। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अभिनेता सैफ अली खान के परिवार की 15,000 करोड़ की संपत्ति सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। भोपाल के कोईफिजा से चिकलोद तक सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर के परिवार की संपत्ति फैली है। पटौदी परिवार की करीब 100 एकड़ जमीन में 1.5 लाख लोग रह रहे हैं। भोपाल रियासत के ऐतिहासिक संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे अब खत्म हो गया है। एमपी हाई कोर्ट ने अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा अली खान के साथ ही पटौदी की बहन सबीहा सुल्तान को शत्रु संपत्ति के मामले में अपीलीय प्राधिकरण के पास पक्ष रखने का आदेश दिया था। तो जिस तरह की खबरें आ रही है, अब लग रहा है कि शायद सैफ अली खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। संपत्ति अपने कब्जे में सरकार ले सकती है। पटौदी परिवार की 100 एकड़ जमीन में राजधानी भोपाल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। स्टे लगा हुआ था हाईकोर्ट से, लेकिन अब वो हट गया है। उसके बाद सैफ अली खान की मुश्किलें शायद बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 4 साल पहले 16 साल की पहाड़ी कोरबा नाबालिग लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही पिता और 4 साल की बच्ची को भी मार डाला था। कोर्ट ने 5 हत्यारों और बलात्कारियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला लेमरू थाना इलाके का है। हत्यारों में सतरेंगा गांव निवासी दोषी संतराम मंझवार, जिसकी उम्र 45 वर्ष, अनिल कुमार सारथी, जिसकी उम्र 20 वर्ष, आनंद दास जो 26 साल का है, परदेशी दास 35 और जब्बार और विक्की 21 वर्ष शामिल है। वही एक आरोपी उमाशंकर यादव जो कि 22 वर्ष का, उसको आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये हत्या में शामिल था, रेप नहीं किया था। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। 29 जनवरी 2021 को गढ़ उपोड़ा के कोराई जंगल में एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मृतकों में देव पहरी गांव के धर्म उर्फ झकड़ी राम, उनकी बेटी जो कि 16 वर्ष की थी और नातिन सतमती जो कि 4 वर्ष की थी शामिल थे। 30 जनवरी को जंगल में तीनों का शव मिला था। धर्मू का परिवार हत्यारे संतराम मंझवार के यहाँ रहकर उसके मवेशियों को चराने का काम करता था। इसके एवज में 8,000 रुपए सालाना और हर महीने 10 किलो चावल देने की बात कही थी, लेकिन संतराम मंझवार मात्र 600 रुपए और
10 किलो चावल दिया था। इसलिए 29 जनवरी 2021 को पैसों का हिसाब किताब किया। उसके बाद परिवार घर जाने के लिए सतरंगा के बस स्टैंड चले गया। इसी बीच हत्यारा संतराम मंजवार अपने साथियों के साथ आया। सभी को बाइक से घर छोड़ने की बात कही। पत्नी को बाइक से आगे भेज दिया। उसके पति, नाबालिग बेटी और नातिन को रोक लिया। इसके बाद संतराम मंजवार ने धर्मों को रास्ते में रोककर शराब पिलाई। फिर साजिश के तहत उसके नाबालिग बेटी से बारी बारी से सभी ने रेप किया। वारदात के बाद डंडा और पत्थर से हमला कर दिया गया। उसे मरा समझकर फेंक दिया। इसके बाद उसके पिता और नातिन को भी पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। लेमरू, जिला कोरबा, गुमशुदा व्यक्ति थे, उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी और गुमशुदगी की पता लगाने के तारतम्य में ग्राम सतरंगा के पास जंगल में मृतकगण का शव पाए जाने पर और उसके बाद आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय ने उन्हें दोष सिद्ध घोषित किया था। न्यायाधीश डॉक्टर ममता भोजवानी द्वारा आरोपी संत राम मझवार, अनिल कुमार सारथी, परदेसी दास, आनंद दास और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की को मृत्यु दंड से दंडित किया गया। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे। ग्वालियर के डबरा से डॉग बाइट का एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हाँ, डबरा के पास गांव में एक पागल कुत्ते ने भैंस को काट लिया। इस भैंस का दूध 15 लोगों ने पिया था। जब उन्हें यह पता चला कि भैंस को पागल कुत्ते ने काटा था तो वे जिला अस्पताल मुरार पहुंचे और एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगवाए। उधर शहर के 3 प्रमुख शासकीय अस्पतालों में डॉग बाइट के 430 मरीज आए हैं। इनमें से किसी मरीज को पहला तो किसी को दूसरा या तीसरा इंजेक्शन लगाया गया। जिला अस्पताल मुरार, जेएच और सिविल अस्पताल हजीरा में डॉग बाइट के 430 मरीज आए हैं। जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों में 15 मरीज जबरा से आए। ये वे मरीज थे जिन्होंने उस भैंस का दूध पिया था जिसे पागल कुत्ते ने काटा था। पीएसएम विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक मिश्रा और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर आशीष उपाध्याय का कहना है कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार पशु को अगर कुत्ते ने काटा है और उसका दूध किसी व्यक्ति ने पिया है तो उससे रेबीज होने का खतरा नहीं होता है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं है। खबर उत्तराखंड से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल उत्तराखंड के सभी जिलों में भ्रमण कर रही है। मशाल तेजस्विनी हरिद्वार पहुंची। यहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में डीएम, एसएसपी समेत प्रशासन और खेल विभाग के तमाम अधिकारियों ने तेजस्विनी का स्वागत किया। विश्वविद्यालय के शिव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मशाल पैदल रवाना हुई, जो हरिद्वार के कई मुख्य मार्गों से होते हुए नेहरू युवा केंद्र पहुंची। मशाल के स्वागत के दौरान खिलाड़ी और स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। प्रशासन और खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय खेल हमारे उत्तराखंड के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। बड़े ही गौरव का विषय है, सम्मान का विषय है और पूरा प्रदेश उसको बढ़ चढ़ करके सफल बनाने में लगा हुआ है। इसी के प्रचार प्रसार के क्रम में आज ये मशाल ज्योति, जिसका नाम तेजस्विनी है, आज यहाँ पर जनपद में प्राप्त की गई है। अब इसके बाद इसका मशाल जुलूस निकलेगा, शहर में कई स्थानों पर जाएगा। कल के भी इसके कार्यक्रम हैं। तो जन जन को जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग इससे जुड़े और सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मशाल पहुंची है और अगले 3 दिन तक ये जनपद हरिद्वार में रहने के बाद आगे जाएगी और आज हम लोगों के द्वारा इसका सम्मान करके मशाल को पूरा यहाँ से
हरिद्वार की हर की पैड़ी में माँ गंगा का स्नान करके फिर उसके बाद अन्य जगह पे यहाँ से जाएगी। और हमें बड़ी खुशी है, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड में पहली बार 38वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात भी है और हम सभी लोग एकजुट एक मंच पर आके इसका स्वागत करते हैं और इस खेल भावना को बनाए रखते हुए हमारे प्रदेश की सुख और संपत्ति और समृद्धि के लिए हम लोग सभी लोग कामना करते हैं। तो इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।